हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फॉर स्टडी 0.00 पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर थर्ड मैथमेटिकल फिजिक्स के सेमेस्टर एग्जाम के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के यूनिट नंबर थर्ड और फोर्थ के क्वेश्चंस बता रहा था। इससे पहले के लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। दहली अभिक्रिया दहली अभिक्रिया ऊर्जा को समझाइए। ऊर्जा को क्या करना है? समझाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। इसका हमें क्या करना है? डेरिवेशन करना है। दहली अभिक्रिया ऊर्जा को समझाइए। क्वेश्चन क्या है? दहली अभिक्रिया ऊर्जा को समझाइए। तो देखिए, सॉल्यूशन देखिए। माना एक एम द्रव्यमान का कण है। किसका कण है? एम द्रव्यमान का कण है। इसके सापेक्ष एक m2 द्रव्यमान का कण भी है। कौन से द्रव्यमान का कण है? m2 द्रव्यमान का कण है। और कौन सी पोजीशन में? रेस्ट पोजीशन में, स्थिर अवस्था में। कैसी अवस्था में? स्थिर अवस्था में। टक्कर के पश्चात ये इस टाइप से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। इसका द्रव्यमान m3 और इसका द्रव्यमान क्या मान लेते हैं? m4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? m4। दोनों कौन सी पोजीशन में? रेस्ट पोजीशन में भैया, स्थिर अवस्था में। इसकी m1 का जो कण है उसकी एनर्जी ऊर्जा हम क्या मान लेते हैं? E1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? E1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? E1। और इसकी क्या मान लेते हैं? E2। क्या मान लेते हैं? E2 मान लेते हैं। और इसकी E3 मान लेते हैं। इसकी E4 मान लेते हैं। अब देखिए, इस m द्रव्यमान के कण का संवेग क्या होगा? P1। क्या होगा? P1। और एनर्जी क्या होगी? E1। क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? E1। m2 द्रव्यमान के जो कण है उसका संवेग क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि रेस्ट पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में है, तो संवेग क्या होगा? 0 होगा। और एनर्जी होगी E2। क्या होगी? E2। इसकी भी इसी तरह टाइप से E3 E4 आ जाएगी, क्योंकि E3 E4 आ जाएगी क्योंकि संवेग क्या है? 0 है। अब E1 बराबर देखिए m1 c²। क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि आइंस्टीन के अनुसार एनर्जी होती है E बराबर mc²। क्या होती है? E बराबर mc²। तो m1 द्रव्यमान का कण है तो E1 बराबर लिख सकते हैं m1c²। इसके लिए लिख सकते हैं m2c²। इसी टाइप से इनके लिए m3c², m4c² लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है, माना कि m1 द्रव्यमान का कण A है जिसकी एनर्जी क्या है? E1। इसी टाइप से m2 द्रव्यमान का कण B है जो कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में। ये टक्कर से पूर्व है। टक्कर के पश्चात m3 द्रव्यमान का कण व m4 द्रव्यमान का कण कौन सी अवस्था में? रेस्ट पोजीशन में। तो इनका संवेग क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि स्थिर अवस्था में है तो संवेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए एल तंत्र में चतुर्विम संवेग। कौन से तंत्र में? एल तंत्र में। एल तंत्र में देखिए चतुर्विम संवेग। ये एल और सी तंत्र इससे पहले के लेक्चर में मैंने बताए थे, क्वेश्चंस कराया था। दो कणों की अप्रत्याशित टक्कर, उसमें मैंने इनका चित्र बनाया था एल तंत्र व सी तंत्र का। एल तंत्र में चतुर्विम संवेग देखिए P1U बराबर, संवेग कितने होते हैं? 4। चतुर्विम के लिए 4। P1 वेक्टर I E1 अपॉन में C। I1 अपॉन में C। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और P2 संवेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और IE2 अपॉन में C। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए।
एल तंत्र में संवेग P2 के लिए कितना हो जाएगा, संवेग 0 हो जाएगा। अब कौन से तंत्र में देखिए, सी तंत्र में, सी तंत्र में चतुर्विम संवेग, ये बताया था भाई इससे पहले के लेक्चर में मैंने। P1 डैश यू बराबर आ जाएगा P1 डैश आयोटा E1 डैश आयोटा E1 डैश अपॉन में C, समीकरण नंबर 3। P2 डैश का U बराबर में P2 डैश और आयोटा E2 का डैश अपॉन में C, इसे समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। कौन सा समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब देखिए एल तंत्र में कुल चतुर्विम संवेग निकालिए, किसमें, एल तंत्र में, एल तंत्र में, एल तंत्र में कुल चतुर्विम संवेग निकालिए। कौन से तंत्र में, एल तंत्र में कुल चतुर्विम संवेग क्या होगा, Pu बराबर क्या होगा, Pu बराबर क्या होगा, P1U प्लस में P2U क्या होगा, P1U बराबर, Pu बराबर क्या होगा, P1U प्लस में P2U। एल तंत्र में क्या निकाल रहे हैं, कुल संवेग निकाल रहे हैं। तो देखिए आगे देखिए, Pu बराबर देखिए P1 का मान रखिए P1 वेक्टर आयोटा E1 अपॉन में C प्लस में 0 आयोटा E2 अपॉन में C, योग करिए तो हो जाएगा P वेक्टर आयोटा आयोटा अपॉन में C E1 प्लस में E2, E1 प्लस में E2, E1 प्लस में E2। इसे आप समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 5 मान लीजिए। कौन सा मान लीजिए, समीकरण नंबर 5 मान लीजिए। अब आप किस में निकालिए, सी तंत्र में कुल चतुर्विम संवेग निकालिए। सी तंत्र में, सी तंत्र में कुल चतुर्विम संवेग, कौन से तंत्र में भैया, सी तंत्र में। तो P डैश U बराबर, P डैश U बराबर P1 डैश U क्या आ जाएगा, P1 डैश U प्लस में P2 डैश U। निकालिए P डैश U बराबर P1 डैश आयोटा E1 डैश अपॉन में C प्लस में P2 का वेक्टर डैश आयोटा E2 डैश अपॉन में C। टोटल कीजिए, P डैश U बराबर में आ जाएगा P1 डैश प्लस में P2 डैश और आयोटा अपॉन में C E1 डैश का स्क्वायर प्लस में, सॉरी E1 डैश प्लस में E2 का डैश, E1 डैश प्लस में E2 का डैश। अब देखिए P डैश U बराबर कुल संवेग कितना होता है, P बराबर P1 प्लस में P2 डैश होता है, कुल संवेग कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आयोटा अपॉन में C E1 डैश प्लस में E2 डैश, चूंकि E डैश इक्वल होता है E1 डैश के प्लस में E2 डैश के, E1 डैश प्लस में E2 डैश के, इससे पहले के लेक्चर में बता चुके हैं भैया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E डैश, क्या लिख सकते हैं, E डैश। इसको आप समीकरण नंबर 6 मान लीजिए। कौन सा मान लीजिए, समीकरण नंबर 6 मान लीजिए। अब देखिए जो चतुर्विम संवेग है ये कैसी राशि होती है, निश्चय राशि होती है। चतुर्विम संवेग, चतुर्विम संवेग हम जानते हैं कि चतुर्विम संवेग कैसी राशि होती है, निश्चर राशि होती है, यानी कि टक्कर से पहले कुल संवेग टक्कर से पश्चात कुल संवेग के क्या होता है, इक्वल होता है। चतुर्विम संवेग कैसी राशि होती है, निश्चर राशि होती है, क्योंकि टक्कर से पहले कुल संवेग टक्कर के पश्चात कुल संवेग के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, Pu बराबर
पी स्क्वायर यू बराबर में पी डैश का स्क्वायर यू, पी स्क्वायर यू बराबर पी डैश का स्क्वायर यू। अब देखिए इसको इक्वल कीजिए, समीकरण नंबर 5 से देखिए, P1 वेक्टर प्लस आयोटा अपॉन सी E1 प्लस में E2 का पूरे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इक्वल किसके करना है, पी डैश के स्क्वायर के, तो आ जाएगा आयोटा अपॉन में सी ई डैश का स्क्वायर, पूरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखिए आप ऐसा करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उधर आएगा नहीं पूरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहां से मिटा रहा हूं। स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा पी का स्क्वायर, P1 स्क्वायर माइनस चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर की पावर क्या होती है, -1, तो -1 E1 प्लस में E2 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 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 ई डैश के स्क्वायर अपॉन में सी के स्क्वायर के, किसके इक्वल आ जाएगा। अब इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, P1 का स्क्वायर सी का स्क्वायर बराबर में E1 प्लस में E2 डैश का स्क्वायर माइनस ई डैश का स्क्वायर, किसका, ई डैश का स्क्वायर, किसका, ई डैश का स्क्वायर। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहां से सी स्क्वायर के इसके गुणा करके इक्वल में ले जाके, अब इसको यदि इस तरह लिख दिया जाए, ई डैश का स्क्वायर बराबर में E1 प्लस में E2 का स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, माइनस P1 का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर सी स्क्वायर, ई डैश का स्क्वायर बराबर E1 प्लस में हल्की सी वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से वीडियो को पॉज करना। तो इसको आगे किस प्रकार कर सकते हैं, E1 डैश का स्क्वायर बराबर, अब इसको देखिए, E1 डैश का स्क्वायर, इसका खोलिए, E1 स्क्वायर प्लस में E2 स्क्वायर प्लस में 2E1 E2 माइनस P1 का स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको कौन सी इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के सूत्र से देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ई स्क्वायर बराबर एम पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4, सी की पावर 4। और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से M1 टू M1 तथा M2 द्रव्यमान के कण के लिए देखिए, M1 M2 द्रव्यमान वाले कण के लिए देखिए, M1 के लिए देखिए E1 का स्क्वायर, M1 के लिए किस तरह लिख सकते हैं, E1 का स्क्वायर बराबर में इस सूत्र से लिखिए, P1 का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस में M1 का स्क्वायर सी की पावर 4, इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लीजिए। इसी प्रकार M2 द्रव्यमान के कण के लिए E2 का स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा P2 का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में M2 का स्क्वायर और सी की पावर 4, इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 9 मान लीजिए। अब देखिए आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया।
बहुत इजी डेरिवेशन है भैया और मोस्ट है भैया, ये ध्यान रखना। इस वीडियो में जो 2-3 टॉपिक्स कराऊंगा इनमें से पक्का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। समीकरण नंबर 8 व 9, समीकरण नंबर 8 और 9 से साथ में मान रखिए भैया। समीकरण नंबर 8 व 9 से साथ में मान रखिए। E1 ई डैश का स्क्वायर इक्वल में E1 स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P1 का स्क्वायर C का स्क्वायर प्लस में M1 का स्क्वायर C की पावर 4 प्लस में देखिए E2 स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, P2 संवेग कितना आया था, 0 आया था। M2 द्रव्यमान के कण के लिए संवेग कितना था, 0। तो हम इस यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो C स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, M2 स्क्वायर C की पावर 4 आएगा प्लस में 2E1 और E2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखिए ये तो क्या हो जाएगा, संवेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म तो पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्लस में M2 स्क्वायर C की पावर 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E2 की जगह M2 C स्क्वायर, M2 C स्क्वायर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे समीकरण बन जाएगी M2 स्क्वायर M2 C स्क्वायर माइनस क्या रहेगा, माइनस P1 का स्क्वायर C स्क्वायर, माइनस क्या रहेगा, P1 का स्क्वायर C स्क्वायर, माइनस क्या रहेगा भैया, P1 का स्क्वायर और C का स्क्वायर। अब देखिए P1 C स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और E डैश का स्क्वायर इक्वल में देखिए M1 का स्क्वायर C की पावर 4 प्लस में M2 का स्क्वायर C की पावर 4 प्लस में 2E1 M2 C स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 10 मान लेना। कौन सी इक्वेशन, 10 मान लेना। ये इक्वेशन आगे काम आएगी भैया। अब देखिए, हम अब देखिए सी तंत्र में देखिए, सीएम तंत्र में देखिए, वही M1 द्रव्यमान का कण है, इसके सापेक्ष M2 द्रव्यमान का कण कौन सी अवस्था में, स्थिर अवस्था में। टक्कर के पश्चात देखिए M3 क्या हो जाएगा, M4 क्या हो जाएगा, M3 व M4। सीएम तंत्र में देख ही रहे हैं भैया। इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, E डैश, और इसकी क्या हो जाएगी, E2 डैश और E1 डैश। इसकी E3 डैश और E4 डैश क्या हो जाएगी, E3 डैश और E4 डैश। अब यहां भी वही टर्म यूज करते हैं जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो हमने एल तंत्र में किया था, उस टाइप से हम किस तरह लिख सकते हैं, देखिए ई डैश बराबर M3 C की पावर 4 प्लस में M4 C की पावर 4। हम डायरेक्ट ऐसा क्यों लिख रहे हैं, संवेग नहीं लिख रहा, क्योंकि संवेग ये दोनों रेस्ट पोजीशन में E3 C व D के जो M3 M4 द्रव्यमान के कण है, उनके लिए संवेग कितना होगा, 0। तो हम तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, E डैश बराबर में M3 प्लस में M4 C की पावर 4। C की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 11 मान लेना भैया। कौन सी इक्वेशन मान लेना, इक्वेशन नंबर 11 मान लेना। इक्वेशन नंबर कौन सी मान लेना, 11 मान लेना। नहीं, C स्क्वायर आएगा, C स्क्वायर क्या आएगा भैया, C स्क्वायर आएगा। क्या निकल कर आएगा, C स्क्वायर निकल कर आएगा। अब देखिए समीकरण नंबर 10 व 11 को इक्वल कीजिए। समीकरण नंबर 10 व 11 को क्या कीजिए, इक्वल कीजिए। 10 क्या है, E1 डैश का स्क्वायर E डैश का स्क्वायर M1 स्क्वायर C की पावर 4 प्लस में M2 स्क्वायर C की पावर 4 प्लस में 2E1 M2 C स्क्वायर।
इक्वल करिए ई डैश, इसका भी हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो देखिए m3 प्लस में m4 का स्क्वायर और c की पावर 4 क्या आ जाएगा, c की पावर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, c की पावर 4 आ जाएगा। अब यहां से देखिए, यदि हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में बताया था E1 प्लस में, यहां नहीं बताया, टीटीएच क्या होती है, दहलीय ऊर्जा। क्या होती है, दहलीय ऊर्जा। और ये आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो E1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, E1 बराबर लिख सकते हैं m1c² प्लस में टीटीएच। यहाँ पर क्या है, दहलीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है, दहलीय ऊर्जा। अब देखिए इसमें हम E1 की जगह पुट कर सकते हैं। आप इस समीकरण को इस तरह लिखिए, m3 प्लस में m4 का स्क्वायर और c की पावर 4 बराबर में m1 का स्क्वायर, c की पावर 4 प्लस में m2 का स्क्वायर, c की पावर 4 प्लस में 2। E1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m1c² प्लस में टीटीएच और गुणा में क्या आ जाएगा, m2c²। क्या आ जाएगा, m2c²। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। बहुत इजी है, आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा लेकिन इजी है, डेरिवेशन जरूर आएगा भैया। ये दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा का मान निकलवाएगा आपसे। अब देखिए इसको किस तरह सॉल्व करना है। अब तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, मैं इसको मिटा देता हूं। m3 प्लस में m4 का स्क्वायर, c की पावर 4 बराबर में m1 स्क्वायर, c की पावर 4 प्लस में m2 c की पावर 4 प्लस में गुणा कीजिए 2m1c², 2m1c², m2 का और गुणा कीजिए तो m2c²। m2 क्या हो जाएगा, c², m2c², m1² m2c²। यहां से c² प्लस में प्लस में 2th m2c², m2c², 2th m2 क्या आ जाएगा, c²। यहां से आप ऐसा कीजिए, इसमें से c² कॉमन ले लीजिए, इन दोनों टर्म में से आप क्या ले लीजिए, c² कॉमन ले लीजिए। m3 प्लस में m4 का स्क्वायर, c की पावर 4, c की पावर 4। तो ये इक्वेशन बन जाएगी m1 प्लस में m2 का स्क्वायर, m1 m2 का स्क्वायर, c की पावर 4। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, c की पावर 4 कॉमन ले लेना, प्लस में 2th m2c²। यहां से आपको किसका मान निकालना है, दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा का मान निकालना है ना। किसका मान निकालना है, दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा का। तो देखिए 2th m2c², इसका पक्षांतरण कीजिए, m3 प्लस में m4 का स्क्वायर, c की पावर 4, इस टाइप से लिख देना, माइनस m1 प्लस में m2 का स्क्वायर और c की पावर 4। इसको अब मिटा देता हूं। c की पावर 4, यहां से देखिए c² से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो 2th, यहां से आपको किसका मान निकालना है, th बराबर c² को आगे लिख लीजिए, m3 प्लस m4 का स्क्वायर माइनस m1 प्लस में m2 का स्क्वायर, अपोन में आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, 2m2। क्या आ जाएगा, 2m2 आ जाएगा। आपको किसका मान निकालना है, दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा का मान निकालना है, 2m2। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, th इक्वल में c² m3 प्लस m4 का
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस में बी, ए माइनस बी। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, एम थ्री प्लस में एम फोर प्लस में एम वन प्लस में एम टू, माइनस वाला ले लेना पहले, माइनस माइनस एम थ्री प्लस में एम फोर प्लस में एम वन प्लस में एम टू, अपॉन में क्या आ जाएगा, टू एम टू, क्या आ जाएगा, टू एम टू। अब देखिए यहां पर एम थ्री प्लस में एम फोर माइनस एम वन माइनस एम टू बराबर होता है डेल्टा एम, क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान क्षति, किसके इक्वल होता है, एम थ्री प्लस एम फोर माइनस एम वन माइनस एम टू, किसके इक्वल होता है, द्रव्यमान क्षति के। डेल्टा एम क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान क्षति है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी टी एच बराबर में सी स्क्वायर डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर डेल्टा एम सी स्क्वायर, देखिए एम थ्री प्लस में एम फोर प्लस में एम वन प्लस में एम टू, अपॉन में टू एम टू, अपॉन में टू एम टू। देखिए अब यहां से आप एम थ्री व एम फोर का मान भी लिख लीजिए, एम थ्री एम फोर का मान हम किस तरह लिख सकते हैं, वो देखिए एम थ्री व प्लस में एम फोर बराबर लिख सकते हैं आप डेल्टा एम प्लस में एम वन प्लस में एम टू, इस तरह लिख सकते हैं। इसकी जगह हम इस तरह लिख सकते हैं, तो टी टी एच बराबर में डेल्टा एम सी स्क्वायर डेल्टा एम प्लस में एम वन प्लस में एम टू प्लस में एम वन प्लस में एम टू, अपॉन में आ जाएगा टू एम टू, क्या आ जाएगा, टू एम टू आ जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए, दहली अभिक्रिया ऊर्जा बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर डेल्टा एम योग कीजिए टू एम वन प्लस में टू एम टू, क्या आ जाएगा, टू एम टू, अपॉन में क्या है, टू एम टू। इसका पूरे में डिवाइड कीजिए, तो टी टी एच बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये आ जाएगा डेल्टा एम अपॉन में टू एम टू प्लस में एम वन अपॉन एम टू प्लस में क्या आ जाएगा, वन। और यही आपकी क्या है, दहली अभिक्रिया ऊर्जा का मान है, टी टी एच बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर डेल्टा एम अपॉन टू एम टू प्लस में एम वन अपॉन एम टू प्लस में वन। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर निकल कर आया भैया, दहली अभिक्रिया ऊर्जा। इस तरह से आपको अच्छे से ड्राइव करके और मान निकालना है। लेंथी है पर थोड़ा इजी है, ये नहीं है कठिन है, कुछ भी नहीं है। आपने चतुर्विम संवेग, इससे पहले के लेक्चर में मैंने बताया था चतुर्विम संवेग के बारे में, वहां से जो मान है उसी तरह से मान रखने, संवेग लिखना है कि टक्कर से पहले कुल संवेग टक्कर के पश्चात कुल संवेग के क्या होता है, इक्वल होता है। इस तरह आप दहली अभिक्रिया ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कॉम्पटन प्रभाव को समझाइए। क्या पूछ रहा है आपसे, कॉम्पटन प्रभाव को समझाइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इजी है, बट लेंथी जरूर है लेकिन इजी है भैया। इससे पहले का क्वेश्चन था दहली अभिक्रिया ऊर्जा, वो भी थोड़ा लेंथी था लेकिन इजी है, इसी टाइप से है। तो देखिए कॉम्पटन प्रभाव को समझाइए। हम एक प्रकीर्णक लेते हैं, कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है वो देखिए। माना कि ये कोई क्या है, प्रकीर्णक है, क्या है, ये कोई क्या है, प्रकीर्णक है। ये कोई प्रकीर्णक है जिस पर एक्स किरण आपतित हो रही है, जिस पर एक्स किरण यानी कि फोटोन आपतित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फोटोन आपतित हो रहे हैं। जिस पर फोटोन आपतित हो रहे हैं, जिस तरंग दैर्ध्य है लैम्बडा,
ये प्रकीर्णक है जिस पर एक्स किरण यानी कि फोटोन क्या हो रहे हैं, आपतित हो रहे हैं, आपतित हो रहे हैं, जिसकी तरंगदैर्घ्य का मान कितना है, लैम्बडा। अब इसे प्रकीर्णित करण, प्रकीर्णित एक्स किरण क्या निकल रहे हैं, प्रकीर्णित एक्स किरण यानी कि लैम्बडा डैश, लैम्बडा डैश। प्रकीर्णित किरण का आपतित किरण से प्रकीर्णित किरण का मान क्या होता है, अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य का मान है लैम्बडा डैश ग्रेटर देन होता है लैम्बडा, यानी कि प्रकीर्णित किरण की तरंगदैर्घ्य आपतित किरण की तरंगदैर्घ्य से क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा, यही क्या होता है, कॉम्पटन विस्थापन। लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा, यही क्या होता है भैया, कॉम्पटन विस्थापन। क्या होता है, कॉम्पटन प्रभाव या कॉम्पटन विस्थापन। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन विस्थापन। एक प्रकीर्णक है जिस पर एक्स किरण आपतित हो रही है, जिसकी तरंगदैर्घ्य का मान कितना है, लैम्बडा, उससे प्रकीर्णित किरण निकल रही है जिसकी तरंगदैर्घ्य लैम्बडा डैश। प्रकीर्णित किरण की तरंगदैर्घ्य का मान आपतित किरण की तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा का जो अंतर है वही क्या होता है, कॉम्पटन प्रभाव या कॉम्पटन विस्थापन। कॉम्पटन विस्थापन बोलते हैं इसको। आप देखिए इस तरह आप इसकी थ्योरेटिकल लिख देना भैया कि मान है कोई एक प्रकीर्णक है जिस पर एक्स किरण आपतित हो रही है, यानी कि फोटोन आपतित हो रही है। प्रकीर्णित किरण एक्स किरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य का मान कितना है, लैम्बडा डैश है। प्रकीर्णित किरण का मान, प्रकीर्णित किरण की तरंगदैर्घ्य आपतित किरण की तरंगदैर्घ्य से क्या होती है, अधिक होती है। इस तरह आपको थ्योरेटिकल में लिख देना। अब देखिए लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन विस्थापन, कॉम्पटन विस्थापन। ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। कौन सी अवस्था में, मान लीजिए रेस्ट पोजीशन में भैया, स्थिर अवस्था में। कौन सी अवस्था में, स्थिर अवस्था में, जिस पर फोटोन यहाँ आपतित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फोटोन आपतित हो रहे हैं, फोटोन आपतित हो रहे हैं, जिस पर क्या हो रहे हैं, फोटोन आपतित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फोटोन आपतित हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं जो कौन सी पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में, जिस पर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपतित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपतित हो रहे हैं। ये क्या है, फोटोन है। टक्कर से पहले, टक्कर से पहले क्या है, एक इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है और इस पर क्या हो रहे हैं, फोटोन आपतित हो रही है। टक्कर के पश्चात फोटोन इस तरह निकल जाते हैं, फोटोन, और इधर की साइड क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या आते हैं, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन। क्या आते हैं, टक्कर के पश्चात। फोटोन का संवेग क्या होता है, P1 बराबर एच न्यू अपॉन सी। एनर्जी क्या होती है भैया, एच न्यू। फोटोन का संवेग क्या होता है, एच न्यू अपॉन सी, और एनर्जी होती है एच न्यू। E2 सॉरी, इलेक्ट्रॉन का संवेग कौन सी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो संवेग जीरो होगा। एनर्जी होगी भैया एम नॉट सी स्क्वायर। क्या होगी, एम नॉट सी स्क्वायर। क्या होगी, एम नॉट सी स्क्वायर। एनर्जी क्या होगी, एम नॉट सी स्क्वायर। और फोटोन टक्कर के पश्चात इसका पी डैश हो जाएगा, पी वन डैश बराबर एच न्यू डैश अपॉन सी, और एनर्जी ई वन डैश बराबर एच न्यू डैश, एच न्यू डैश। इधर इलेक्ट्रॉन का संवेग हो जाएगा टक्कर के पश्चात पी टू एच न्यू, और एनर्जी हो जाएगी वही एम सी स्क्वायर। क्या हो जाएगी, एम सी स्क्वायर। इस तरह आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना है। अब देखिए चतुर्विम संवेग, देखिए चतुर्विम संवेग के बारे में देखिए भैया, बहुत काम में आया ये। इससे पहले के क्वेश्चन में भी, फर्स्ट लेक्चर में भी, अगर आप फर्स्ट लेक्चर को देखेंगे तभी आपके सेकंड लेक्चर अच्छे से समझ आएगा भैया, नहीं तो सेकंड लेक्चर समझ नहीं आएगा। चतुर्विम संवेग देखिए, P1U बराबर, देखिए P1U बराबर हम क्या लिखते थे, P1 हम इस तरह लिखते थे ना, P1I
E1 अपॉन में C, इस तरह लिखते थे ना, P1 I E1 अपॉन में C। अब देखिए यहां पर क्या है, H न्यू अपॉन में C, H न्यू अपॉन में C, आयोटा H न्यू डैश अपॉन में C आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। मान देख लेना भैया, P1 H न्यू अपॉन C, E1 अपॉन में C, E1 अपॉन में C, E1 डैश की जगह हम कह रहे HV डैश, ये आ जाएगा। इस तरह हम लिख सकते हैं। P2U देखिए सेकंड संवेग 0 आ जाएगा ना, तो सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखना, इस टाइप से लिखते हैं ना, क्या जाएगा 0, P2 की जगह 0 और m स्क्वायर की जगह माइनस m नॉट C स्क्वायर, क्या आ जाएगा माइनस m नॉट C स्क्वायर आएगा। किस तरह लिखते थे हम, P2 I E2 अपॉन में C, I E2 अपॉन में C, I E2 अपॉन में C, माइनस मत लगाओ भैया, आयोटा माइनस m नॉट C स्क्वायर, m नॉट C स्क्वायर। अब देखिए तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा भैया, P डैश U P1 डैश U बराबर देखिए, P1 डैश U बराबर देखिए P1 H न्यू डैश अपॉन में C, H न्यू डैश अपॉन में C, और क्या आता था, ये सूत्र था P1 डैश U आयोटा E1 डैश अपॉन में C, आयोटा E1 डैश अपॉन में C, आयोटा E1 डैश अपॉन में क्या आता था, C आता था। आयोटा इस तरह से सूत्र था, माइनस न लगाना भैया, आयोटा आएगा आयोटा। और ये ध्यान रखना कि E1 के लिए था सूत्र में, आप अच्छे से ध्यान रखना, ये डैश नहीं आएगा क्योंकि E1 रख के जगह रखना था, और एन कैप और लगा देना, क्योंकि एन कैप क्या बताता है, संवेग की दिशा को बताता है, संवेग की दिशा को बताता है। इसका सूत्र था तो क्या आ जाएगा, आयोटा E1 डैश अपॉन में C, आयोटा E1 डैश अपॉन में C। दिख रहा है ना आपको यहाँ तक, दिख रहा है। P2 डैश U, P2 डैश U बराबर देखिए, P2 डैश U बराबर देखिए, इसकी जगह मान रख देना एन कैप आएगा यहाँ, आयोटा H न्यू डैश अपॉन में C, P2 डैश U वही P2 इसकी जगह आप रख देना P2 और आयोटा, सूत्र ये था भैया, क्या सूत्र था, P2 आयोटा E2 डैश अपॉन में C, आयोटा E2 डैश अपॉन में C, यही सूत्र था। तो E2 क्या है, MC स्क्वायर, क्या है E2 डैश क्या है, MC स्क्वायर। इस तरह आप मान रख लेना। अब देखिए चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम से, देखिए चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम से, चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम से देखिए ये नियम क्या कहता है, टक्कर से पहले कुल संवेग किसके इक्वल होता है, टक्कर के पश्चात कुल संवेग के। आप लिख लेना, टक्कर से पहले कुल संवेग किसके इक्वल होता है, टक्कर के पश्चात कुल संवेग के। तो P1U प्लस में P2U इक्वल होता है P1 डैश U प्लस में P2 डैश U। संवेग संरक्षण नियम ये कहता है, चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम, कि टक्कर से पहले कुल संवेग किसके इक्वल होता है, टक्कर के पश्चात
कुल संवेग के। तो देखिए यहां से P1U प्लस में P2U, इसको इस तरह लिख दिया जाएगी माइनस P1-U इक्वल है P2-U के, P2-U के। अब स्वयं के साथ क्या करा दिया जाए, डॉट करा दिया जाए, क्या करा दिया जाए, अदिश गुणा करा दिया जाए। यदि P1U प्लस में P2U माइनस P1-U डॉट P1U प्लस में P2U माइनस P1-U इक्वल आ जाएगा P2-U डॉट P2-D। चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम लगा देंगे, उससे आप इस तरह लिख सकते हैं। फिर स्वयं के साथ अदिश गुणा करा दिया जाए। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेना, इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेना, समीकरण नंबर 4 मान लेना। अब देखिए गुणा कीजिए P1U P1² प्लस में अब इसके साथ कीजिए P1U P2U माइनस P1U P1-U गुणा कीजिए भैया, प्रत्येक टर्म के साथ गुणा कीजिए। प्लस में P1 कंप्लीट हो, अब P2U का इस पूरी टर्म के साथ गुणा कीजिए P1U P2U प्लस में स्क्वायर और माइनस P2U P1-U। अब लास्ट में किसका कीजिए, माइनस P1U P1-U माइनस P2U P1-U माइनस माइनस प्लस, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर कंप्लीट। अब इक्वल में क्या है P2-U और P2-U का P2-U स्क्वायर क्या हो जाएगा P2-U स्क्वायर। इजी है भैया ये, आप इससे पहले के क्वेश्चन में भी आपने ये किया था, और लेक्चर फर्स्ट में चतुर्विम संवेग और एक था दो कोणों की अप्रत्याष्टक का। आप यही कार्य करते आ रहे हैं सभी में कि टक्कर से पहले कुल संवेग किसके इक्वल होता है, टक्कर के पश्चात कुल संवेग के। बाकी आपको डॉट प्रोडक्ट कराना है। देखिए P2 स्क्वायर P2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहां से आप इक्वेशन बनाइए P1U स्क्वायर प्लस में P2U स्क्वायर, इसको एक साइड लिख दें P1 स्क्वायर U प्लस में P2 स्क्वायर U P1U P2U यानी कि प्लस में 2P1 U P2U संवेग P1 व P2। अब देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब संवेग देखिए माइनस 2P1 U और P1-U माइनस 2P1-U P2-U इक्वल में आ जाएगा, प्लस में और आएगा भैया P1-U स्क्वायर बराबर में P2 का स्क्वायर U P2 का स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए भैया। कौन सी इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। आप देखिए काफी जी, यहां तक देखना, दोबारा से समझना। एक इलेक्ट्रॉन है, कौन सी अवस्था में, रेस्ट पोजीशन में, जिस पर फोटोन क्या हो रहे हैं, आपतित हो रहे हैं। फोटोन का संवेग होता है hν/c, क्या होता है hν/c। एनर्जी क्या होते हैं E बराबर hν। टक्कर के पश्चात फोटोन और इलेक्ट्रॉन इस तरह आपस में क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो फोटोन कौन सी अवस्था, टक्कर के बाद। फिर देखिए चतुर्विम संवेग से देखिए चारों कितने संवेग होते हैं, 4। ये सूत्र आप स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं भैया, लेक्चर फर्स्ट में भी लेक्चर सेकंड में किस तरह मान रखें, सिर्फ आप P1 इस तरह I1/C इस तरह लिख देते हैं, या E की जगह और P की जगह ये मान उठाकर रख दें। फिर आप चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम से देखिए टक्कर से पहले कुल संवेग टक्कर के पश्चात कुल संवेग के क्या होता है, इक्वल होता है। इस तरह आप इनको कैलकुलेट कर लेना।
तो एक समीकरण निकल कर आ जाएगी जिसे हम समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। अब देखिए इनके मान निकालने आपको P1 स्क्वायर यू का मान निकालना है, सभी के मान निकालकर समीकरण नंबर 5 में रखने, आपका कॉम्पटेंट प्रभाव का मान निकल कर आ जाएगा। तो देखिए P1 स्क्वायर यू P1 स्क्वायर यू यानी कि P1 यू डॉट P1 यू बराबर P1 यू यानी कि एच न्यू चित्र और मिटा दिया भैया एन कैप आई एच न्यू अपॉन में सी डॉट एच न्यू अपॉन में सी एन कैप आई एच न्यू अपॉन सी आई एच न्यू अपॉन सी आई एच न्यू अपॉन सी आ जाएगा। अब देखिए सॉल्व कीजिए एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर क्या आ जाएगा सी स्क्वायर एन कैप डॉट एन कैप देखिए एन कैप डॉट एन कैप बराबर 1 इंटू कोस 0 आएगा भैया। वहां कोस 0 का मान कितना होगा 1 होगा, क्योंकि आप किसके लिए ले रहे हैं निकाल रहे हैं फोटोन के लिए, संवेग P1 के लिए निकाल रहे हैं। तो सरल रेखा पर है, सरल रेखा पर कोण कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर माइनस आ जाएगा माइनस वही एच स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर यानी कि कितना मान निकल कर आएगा शून्य मान निकल कर आएगा। कितना आएगा शून्य मान निकल कर आएगा। अब P2 स्क्वायर जो देखिए ये मान है 0 से 0 आ जाएगा। अब इसका गुणा करना माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस एम नॉट का स्क्वायर और सी का खाली आई एम नॉट आएगा भैया सी स्क्वायर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। अब देखिए P1 डैश यू भी क्या आ जाएगा P1 डैश यू भी क्या आएगा 0 निकल कर आएगा। P1 डैश यू क्या निकल कर आएगा 0 और P2 डैश यू भी क्या निकल कर आएगा P2 डैश यू स्क्वायर बराबर क्या निकल कर आएगा माइनस एम नॉट का स्क्वायर सी का स्क्वायर। ये क्या निकल कर आएगा माइनस एम नॉट स्क्वायर सी का स्क्वायर। अब देखिए इसको आगे अब इन मानों को आप इस इक्वेशन में रखिए। अभी और मान निकल कर P1 निकल कर आ गया P2 स्क्वायर निकल कर आ गया P1 का स्क्वायर निकाल लिया और P2 डैश का स्क्वायर निकाल लिया। अभी बीच की जो टर्म रह रही है इन तीनों का मान और निकालिए। आप निकालिए P1U और P2U का मान निकालिए भैया। P1U और P2U का मान निकालिए। P1U एच न्यू अपॉन सी एन कैप आयोटा एच न्यू अपॉन में सी P2U संवेग 0 आयोटा एम नोट सी आयोटा एम नोट सी। सॉल्व कीजिए फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी। सेकंड देखिए आयोटा आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस आ जाएगा माइनस एम नोट एच वी, क्योंकि सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ये निकल कर आ गया। अब देखिए P1U डॉट P1 डैश यू। अब इसको निकालिए P1U
डॉट P1 डैश यू, P1 यू का मान देखिए यहाँ से एच न्यू अपॉन में सी एन कैप आयोटा एच न्यू अपॉन में सी। P1 डैश यू का मान क्या है, एच न्यू अपॉन में सी डैश एन कैप आयोटा एच न्यू डैश अपॉन में सी। इसको सॉल्व कीजिए भैया, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। आयोटा एच स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। एन कैप यहां से देखिए क्या आएगा, एन कैप डॉट एन कैप यहाँ क्या आएगा वो देखिए भैया, यहाँ पर आएगा 1 इंटू एन कैप डॉट, यहाँ कितना बन रहा है, कौन किसके लिए निकाल रहे हैं आप, P1 यू और P1 डैश यू, यानी कि आप किसके लिए टक्कर के बाद निकाल रहे हैं, किसके बाद निकाल रहे हैं, टक्कर के बाद। तो वहां कौन क्या बन रहा था, फाई कौन बन रहा था ना, फाई और थीटा, वो ध्यान नहीं रहा था, वो कौन मान लेना, इधर आएगी जब फाई मान लेना और यहाँ क्या मान लेना, थीटा कौन मान लेना, फाई और थीटा मान लेना, क्या मान लेना, फाई और थीटा मान लेना। इस तरह इसका मान आ जाएगा cos फाई, क्या आ जाएगा, cos फाई आ जाएगा भैया। ये सूत्र होता है ए डॉट बी का, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का सूत्र क्या होता है, ए डॉट बी का सूत्र होता है ए बी कॉस थीटा, क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, एन कैप यानी कि 1 और cos थीटा यानी cos फाई आ जाएगा। इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर cos फाई क्या लिख सकते हैं, cos फाई लिख सकते हैं। फिर इसके साथ कीजिए आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, एच स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। डैश और लग रहा है भैया इसमें, ध्यान दे लेना पूरी टर्म में, सॉरी इसमें डैश नहीं आएगा फर्स्ट में। तभी तो स्क्वायर नहीं होगा ना, B1 का स्क्वायर चाहिए होगा भाई, बी और बी डैश आ जाएगा ना, या आयोटा इसी तरह इसमें भी बी डैश, ये मान इसका निकल कर आ जाएगा। ये टर्म भी हो गई कंप्लीट। अब इसका निकालिए आप P1 डैश यू P2 डैश यू, P1 डैश यू P1 डैश यू और P2 डैश यू, P1 डैश यू और P2 यू, खाली P2 है यानी कि यहां से इसको मिटा दीजिए आप। P1 डैश यू P2 यू डैश यू, सॉरी खाली डैश नहीं है, P1 डैश यू एच न्यू अपॉन में सी डैश एन कैप आयोटा एच न्यू अपॉन में सी डॉट में क्या, P2 यू का मान आयोटा 0 है अगली टर्म, तो एम नोट सी। अब यहां से मान निकाल लीजिए, अब मैं इसको मिटा देता हूं। फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर आयोटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस एम नोट एच वी डैश आ जाएगा, माइनस एम नोट एच वी डैश। अब सब मान निकल कर आ गए, इन मानों को आप समीकरण नंबर 5 में रख दीजिए भैया। किस में रख दीजिए, समीकरण नंबर 5 में देखिए सब मानों को कौन से समीकरण में रख दीजिए, समीकरण नंबर 5 में देखिए P1 डैश का, एक बार मानों को जमा देता हूं, P1 स्क्वायर यू क्या निकल कर आया है, 0, क्या निकल कर आया है 0। P2 डैश खाली P2 संवेग P2 का स्क्वायर यू क्या निकल कर आया है, माइनस एम नोट का स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस एम नोट का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2। P1 संवेग P1 और संवेग P2 क्या निकल कर आए, माइनस आ जाएगा ना, ये निकल कर आया है माइनस एम नोट एच बी, फिर माइनस
टू माइनस टू पी वन यू और पी डैश यू, पी वन यू पी डैश यू हमने क्या निकाला था, टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन में सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन में सी स्क्वायर, क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। फिर ये टर्म कंप्लीट हो गई, लास्ट में माइनस टू पी माइनस टू पी वन डैश यू पी टू डैश यू पी वन डैश यू पी टू डैश यू माइनस एम नोट एच बी, क्या है माइनस एम नोट एच बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू एम नोट एच बी डैश प्लस में पी वन डैश यू, प्लस में पी वन डैश यू क्या निकाला था, पी वन डैश यू जीरो, पी वन डैश यू क्या आएगा जीरो आएगा, इक्वल में पी टू डैश स्क्वायर माइनस एम नोट का स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, माइनस एम नोट सी स्क्वायर का आएगा। इससे ये क्या हो जाएगा भैया कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आप आगे देखिए किस तरह सॉल्व करना है, आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी है इस तरह, इजी है हार्ड नहीं है, आप देख लेना स्टेप बाय स्टेप देखना अच्छे से, वीडियो को एक बार नहीं तो दो बार देखना, आपके समझ आ जाएगा। इजी डेरिवेशन है, हार्ड नहीं है भैया, थोड़ा लेंथ ही जरूर है बस। अब देखिए माइनस टू एम नॉट एच न्यू, माइनस अंदर गुणा कीजिए टू का, माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन में सी स्क्वायर प्लस में टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन में सी का स्क्वायर प्लस में टू एम नॉट एच न्यू डैश बराबर में जीरो, इक्वल में क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। अब देखिए अब यहां से आप इसमें से आप टू कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए टू कॉमन लेकर जीरो में क्या कर दीजिए आप डिवाइड कर दीजिए। पहले मैं इसको इस तरह लिख देता हूं कि एम नॉट एच न्यू डैश माइनस एम नॉट एच न्यू माइनस माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश अपॉन में इसके आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर न्यू डैश अपॉन में सी का स्क्वायर, इक्वल में क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी। अब यहाँ से इसमें से एम नॉट एच क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो बी डैश माइनस बी माइनस बी डैश बी, यहाँ से इसमें से देखिए मैं इसको भी इक्वल कर देता हूं किसके, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं एच स्क्वायर बी डैश अपॉन में सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बी डैश अपॉन में सी स्क्वायर बी डैश सी स्क्वायर। अब यहाँ से इसमें से आप कॉमन लीजिए एम नॉट एच बी डैश माइनस बी बराबर इसमें से कॉमन आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में पूरी टर्म कॉमन आएगी केस में एच न्यू डैश एच न्यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, कुछ गड़बड़ तो नहीं है भैया, टू एच एम नॉट स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, यहां से इसमें से एक एम में से एक एच कैंसिल हो जाएगा, एक एच से एच स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लीजिए आप, कहीं ना कहीं गलती करी है, कॉस फाई को बोल रहे हैं भैया, इसमें कॉस फाई और आएगा ना वो मान रह गया, ध्यान रखना कॉस फाई जो एन कैप का मान आया था एन कैप का कॉस फाई वो मान बोल रहे हैं यहाँ से आप,
बी तो बी डैश कॉमन आ जाएगा, फिर cos फाइव -1 एक एच से एक एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक एच से एक एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको इस तरह लिख दूं, यदि एम नॉट माइनस चिन्ह का दोनों तरफ क्या कर दूं गुणा, तो माइनस बी डैश बराबर एच अपॉन सी स्क्वायर बी डैश 1 माइनस cos फाइव 1 माइनस क्या आ जाएगा, cos फाइव। अब देखिए 1 माइनस cos फाइव, यहाँ से यदि इसमें b माइनस बी डैश अपॉन में इसका डिवाइड कर दिया जाए b अपॉन बी डैश, अपॉन में h अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट का इधर क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए 1 माइनस cos फाइव। अब एक सी का मैं इधर की साइड गुणा कर दूं, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहा हूं, देखिए यहाँ से एक सी का इधर की साइड गुणा कर दूं, b माइनस बी डैश अपॉन में बी डैश इक्वल एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस cos फाइव, क्योंकि लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश यानी कि एच अपॉन सी अपने यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। सी अपने यहाँ क्या से आएगा, एक सी का इधर यहाँ से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो टर्म बन जाएगी सी बी माइनस बी डैश अपॉन में बी डैश, क्या बन जाएगी, बी अपॉन में लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा क्या होता है, सी अपॉन में बी डैश, लैम्बडा डैश सी अपॉन में बी डैश, तो इधर है सी अपॉन में बी, लैम्बडा बराबर क्या होता है, सी अपॉन में बी। अब यहाँ से आप इसमें से क्या लीजिए, सी कॉमन ले लेंगे, तो बी डैश बी यानी कि बी माइनस बी डैश। तो इस पूरी टर्म को आप क्या लिख सकते हैं भैया, इस सी बी माइनस बी डैश अपॉन में बी डैश और बी, तो आप लिख सकते हैं लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा इक्वल में एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस cos फाइव क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos फाइव, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लैम्बडा बराबर में एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस cos फाइव, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन प्रभाव। ये कॉम्पटन विस्थापन है, कॉम्पटन विस्थापन का मान निकल कर है। थोड़ा लेंथ डेरिवेशन है लेकिन इजी है, स्टेप बाय स्टेप करना जाना, कुछ चीजें याद रखना, आपका आसानी से सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। क्या है, कॉम्पटन प्रभाव। दोनों ही क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, इनमें से क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। दहली अभिक्रिया ऊर्जा और कॉम्पटन प्रभाव दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करना, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं और इजी है। आपको लेंथी लग रहे होंगे लेकिन इजी है, आप कैलकुलेशन करके देखेंगे ना तो बहुत ही आसान है। छोड़ मत देना भैया, ये लेंथी मानकर छोड़ मत देना, कहीं डर जाए क्वेश्चन से। वीडियो को अच्छे से देखना, एक बार नहीं तो 2 बार देखना, आपके समझ आ जाएगा। पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अवश्य करना। यूनिट नंबर 4 से दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट है। यूनिट नंबर 3 और 4 सेम सी है, इसलिए इससे पहले के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करा चुका हूँ, कुछ ये 2 क्वेश्चन इस लेक्चर में करा दिए, इनमें से आपको क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा। मैं मैथमेटिकल फिजिक्स की हर चैप्टर की अलग अलग वीडियो बनाई है भैया। इन सभी मैथमेटिकल फिजिक्स की कुल टोटल कितनी वीडियो है, 4 वीडियो है, इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, विश्वास रखना। बल्कि चारों वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराए उनकी सभी की अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना। थोड़े लेंथी है लेकिन आसान है, डेरिवेशन थोड़े क्या है लेंथी है लेकिन क्या है आसान है भैया। यूनिट नंबर 1 के भी थोड़े लेंथी है लेकिन इजी है, उनको सभी की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और दोस्तों को भी हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें भैया। थैंक यू।